हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सभी ने इस थंबनेल में देखा ही होगा, ये आज का लेक्चर होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके। जैसा कि मैं बात करूं कि ये लेक्चर सिर्फ लेक्चर ही नहीं है, ये आपके लाइफ के लिए भी, आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि इसमें आप सेल्फ अवेयरनेस और अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सारी नॉलेज ले सकते हैं। आज इस लेक्चर का मोटो होगा कि आपको मैं वन शॉट वीडियो में 15 से 20 मिनट के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सारी चीज़ें कवर करूं और क्लास 12 के बच्चों के लिए सारी चीज़ें एक ही लेक्चर में रिकैप हो जाएं। लास्ट लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ यहाँ पे पिन कर दिया, उसको जरूर देख के आएँ, क्योंकि उसके बाद ही आपको इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में और मजा आएगा। समझ में तो इसमें भी आ जाएगा, लेकिन उसको आप देख के आओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस चैप्टर को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था, यानी कि मैं बात करूं तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम PPP, तो ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था सबसे पहले इनिशिएट हुआ 1951 में। सबसे पहले इनिशिएट कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ? 1951। तो ये डेट थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसको याद रखिएगा। सेकेंडली मैं बात करूं कि RCH, व्हाट इज RCH? RCH stands for रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। क्या होगा? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इज मेन प्रोग्राम। अब ये जो आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था फैमिली प्लानिंग 1951 में, उसके अंतर्गत आता है ये RCH, यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, ये मेन प्रोग्राम था जिसका जो कि प्रीलिविंग अंडर विच अदर प्रोग्राम वर्क्स, जिसके अंतर्गत कई और सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स इसके ही इन अंदर में इसके ही साथ साथ में होते थे। अब एक बात आती है यहाँ पे, aminocentesis. What is aminocentesis? Aminocentesis can check the both Mendelian and non-Mendelian genetics, Mendelian या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। याद रखिएगा, मेंडेलियन जेनेटिक्स और नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स में ही क्रोमोसोमल एबरेशन या फिर मैं कहूँ कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सब कुछ आ जाती है। तो कह रहा है कि एमिनोसेंटेसिस जो होता है इसकी हेल्प से कैन चेक बोथ क्या मेंडेलियन साथ ही साथ क्रोमोसोमल दोनों डिसऑर्डर्स के बारे में बता सकता है। कौन? एमिनोसेंटेसिस। कौन कर सकता है, कौन बता सकता है? एमिनोसेंटेसिस इस दोनों डिजीज के बारे में आपको बता सकता है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। तो ये बातें याद रखिएगा कि अगर हमको जानना है मेंडेलियन डिसऑर्डर जानना है, या फिर आप सभी को या फिर नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर जानना है, तो उसके लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा? उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है? उसके लिए बेस्ट है अमीनोसेंटेसिस का। उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है? उसके लिए सबसे बेस्ट है अमीनोसेंटेसिस। ठीक है जी, चलिए मैं फिर से मार्क कर दे रहा हूँ, कुछ टेक्निकली हट गया था। अमीनोसेंटेसिस मैं फिर से मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, कैन बोथ अमीनोसेंटेसिस से हम मेंडेलियन और क्रोमोसोमल दोनों डिसऑर्डर्स के बारे में, दोनों बीमारियों के बारे में हम पता कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट, सहेली। सहेली क्या है? सहेली वॉज डेवलप्ड। सहेली क्या है? देखिए, सहेली जो है it was developed at CDRI. Just a minute. It was developed at CDRI, जो कि क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे? ये सहेली जो टैबलेट है, ये कहाँ पे डेवलप हुई थी? याद रखिएगा इस बात को, ये डेवलप हुई थी सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है? सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कहाँ पे लोकेटेड है? याद रखिएगा, ये लखनऊ में लोकेटेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि भाई थोड़ा सा पॉपुलेशन से रिलेटेड बातें। क्या पॉपुलेशन से रिलेटेड? कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी, याद रखिएगा, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी 1900 में 2 बिलियन थी। 1900 में 2 बिलियन थी, जो कि आगे चल के 2000 में बस एक साल के बाद
एक दशक के बाद, मतलब कि दशक कह रहा हूँ कि मतलब ये एक सेंचुरी के बाद नेक्स्ट सेंचुरी में क्या हुई कि 1900 के बाद 2000 में सीधा 6 बिलियन हो गई। ठीक है, और उसके बाद 2000 के बाद विद इन 10 ईयर्स 2011 में 7.2 बिलियन हो गई। ठीक है, 7.2 बिलियन हो गई क्या? वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन याद रखिएगा। रैपिड आपको यहाँ पे दिखा 1900 से 2000 में रैपिड ग्रोथ दिखा किसमें? पॉपुलेशन में। अब इसमें से अगर मैं बात करूं कि इंडियन पॉपुलेशन कितनी है करंटली, इंडियन पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो करंटली ये 150 करोड़ पार कर गई है। करंटली ये 150 करोड़ पार कर गई है। अब इसमें देखिए इंडियन पॉपुलेशन में रैपिड ग्रोथ कब आया? इंडियन पॉपुलेशन में अगर हम देखें रैपिड ग्रोथ की बात करें तो रैपिड ग्रोथ आया 1947। आज़ादी के टाइम पे ये था 35 करोड़। आज़ादी के टाइम पे ये था 1947 में था 35 करोड़ और 2000 में सीधा 1 बिलियन प्लस इंडिया की ही पॉपुलेशन। ठीक है, 1 बिलियन से ज़्यादा। और अगर 2011 सेंसस की बात करूं तो वहाँ उस समय 1.2 बिलियन हो चुके थे। आज करंटली 150 करोड़ हम लोग प्लस हो चुके हैं। हम लोग करंटली जो है करंटली वी आर मोर देन 150 प्लस करोड़। हम लोग 150 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट थी। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। ये कम हो गई थी 2% से। क्यों भाई? क्योंकि जो ये करा कि 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था वो कम था, लेस देन 2%, 2% से कम था। लेकिन ये फिर भी हाई है, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, मेन चीज़ हमारी जो अब स्टार्ट होती है कि भाई कॉन्ट्रासेप्शंस क्या होते हैं। कॉन्ट्रासेप्शंस, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शंस क्या होती हैं? चल, कॉन्ट्रासेप्शन में सबसे पहला आता है, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब आप ऐसे समझिए कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। उन सभी चीज़ों को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शंस। कॉन्ट्रासेप्शन से आज के बाद लिख सकते हो आप। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन वो है दैट कैन अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, दैट कैन अवॉइड अनवांटेड pregnancy, that can avoid unwanted pregnancy, मतलब जिससे हम unwanted pregnancies को अवॉइड कर सकते हैं। दे आर कॉन्ट्रासेप्शंस। ठीक है जी। आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे कि भैया इनके टाइप्स। पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड मतलब प्राकृतिक क्या क्या तरीके हो सकते हैं। प्राकृतिक तरीकों में मैं बात करूं तो प्राकृतिक तरीकों में से पहला है एब्सेंटीज है, विड्रॉल मेथड है, पीरियोडिक एब्सेंटीज बोलते हैं। ठीक है, पीरियोडिक एब्सेंटीज क्या है? सेफ पीरियड कौन सा है, कौन से दिन पे मतलब कि इजैकुलेशन अगर हो जाए अंदर इनसाइड द फीमेल बॉडी तब भी प्रेगनेंसी ना हो तो उसे बोलते हैं पीरियोडिक एब्सेंटीज। नेक्स्ट है विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड मतलब कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन होता रहे, मतलब कि ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला हो आप पीनस को फीमेल बॉडी से बाहर निकाल लें। होगा क्या इससे? आप जो मेल बॉडी का सीमेन है वो बॉडी के बाहर निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड विड्रॉल मेथड, मतलब निकाल देना। ठीक है। नेक्स्ट है एमिनोरिया। इसको हम लोग प्रॉपर टर्म से बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉपर लैक्टेशनल एमिनोरिया। मतलब लैक्टेशनल एमिनोरिया होता क्या है? आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब कि आफ्टर डिलीवरी या फिर मैं बात करूँ आफ्टर पाचुएशन, 4 से 5 महीने तक जब तक माँ अपने बेबी को फीड करवाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, तब एटलीस्ट 4 से 5 मंथ तक फीमेल बॉडी में ओवुलेशन नहीं होता, मतलब ओवा का रिलीजमेंट होगा नहीं। तो दैट इज ऑल्सो अ
नेचुरल मेथड फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन, एसेंस ऑफ, ठीक है। सेकंड वन इज बैरियर मेथड। सेकंड वन इज बैरियर मेथड। बैरियर का आप बैरियर से ही समझ लीजिए कि आखिर बैरियर का मतलब क्या है। बैरियर का मतलब क्या है? बैरियर का मतलब है कि किसी के बीच में रुकावट आ जाना। बैरियर का मतलब है रुकावट। तो बैरियर का मेथड मतलब है रुकावट। तो रुकावट किसके बीच? कॉन्डम्स। अब ये कॉन्डम्स फीमेल के लिए भी आते हैं और मेल के लिए भी आते हैं। बने किस चीज़ के होते हैं? ये लेटेक्स के बने होते हैं। बने होते हैं ये लेटेक्स के। लेटेक्स मीन्स ए थिन शीट ऑफ रबर, एक रबर का पतली सी लेयर हो, और ये आता है बोथ मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। कॉन्डम्स क्या है? आप सोचो ना, पीनस के ऊपर कॉन्डम की कवरिंग कर ली, तो फीमेल बॉडी और मेल पीनस के बीच में एक रुकावट आ गया, बैरियर, कॉन्डम के फॉर्म में। नेक्स्ट और क्या क्या है? और क्या क्या चीज़ें हैं? डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? जो ग्लांस पेनिस के ऊपर लग जाए, ठीक है, ये भी क्या करेगा? आपके इजैकुलेशन को रोक देगा। मतलब रोक देगा इन द सेंस निकालेगा, लेकिन वो फीमेल की बॉडी में ही जा पाएगा। सर्विकल कैप, जो फीमेल्स में के सर्विक्स में अटैच हो जाती हैं, मतलब सर्विक्स में जाके अटका देती हैं, मतलब वहीं पे सेट कर देते हैं, ताकि अब क्या होगा, जो सीमेन अंदर गया है वो फीमेल के यूट्रस के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाएगा। इसी तरह वॉल्ट्स भी आते हैं सेम काम के लिए, जो कि रबर के बने होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आप जान लीजिए स्पर्मिसाइड्स। ऐसे समझिए, कभी भी किसी भी चीज़ के पीछे आप अगर साइड लगाते हो, कभी भी आप सफिक्स साइड लगाते हो या फिर साइडल लगाते हो, इसका मतलब क्या होता है? उस चीज़ को मार देने वाला। स्पर्म के पीछे लग गया साइड, तो मतलब स्पर्म को मारने वाला स्पर्मिसाइड। पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड। सू मतलब सेल्फ, खुद को, सुसाइड। सू का मतलब अपने आप को, साइड मतलब मार लेना, इट्स कॉल्ड सुसाइड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम समझा रहे हैं। तो इसी तरह स्पर्मिसाइड्स क्या करेगा? स्पर्मिसाइड्स इसी तरह क्या करता है? स्पर्मिसाइड्स का रोल क्या है? स्पर्मिसाइड्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स दैट कैन किल द स्पर्म, दैट कैन किल स्पर्म्स। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है क्या? चलें आगे। और नेक्स्ट कह रहा, द लेटर इज रीयूजेबल। जो डायफ्राम है, ये हम लोग डायफ्राम और कह सकते हैं फीमेल कॉन्डम इस लिटिल बिट रीयूजेबल होता है, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्पर्मिसाइड्स हैं, स्पर्मिसाइड्स के लिए क्रीम भी आती हैं, ऐसी क्रीम जो स्पर्म को ख़त्म कर दे। जेलीज भी आती हैं, फोम्स भी आती हैं, ठीक है। आर यूज्ड along with टू इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी। कहने का मतलब इस लाइन का मतलब समझिएगा जरा। कह रहा है, एक बात कह रहा है बड़े प्यार से, कि एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इन सभी स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेली और फोम्स को हम लगा के, इन सभी चीज़ों को हम लगा के फिर कॉन्ट्रासेप्शन, फिर बैरियर मेथड कॉन्डम लगाएं, तो इससे हम फेलियर रेट को कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती हैं चीज़ें आईयूडीज। आखिर ये आईयूडीज क्या है? आईयूडीज जान लीजिए क्या है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। आईयूडीज का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। क्या होता है जी? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है जी। मतलब यूट्रस के अंदर जो सेट करी जाए उसी को हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है ये, ये एक्सेप्टेड मेथड है कहाँ पे? इंडिया में ज़्यादातर। अब इनमें 2-3 चीज़ें हैं इसमें। अब ये भी, इनके भी कई टाइप्स हैं, समझिएगा। इनमें नॉन मेडिकेटेड मतलब जिनमें मेडिकेशन की ज़रूरत ना पड़े, उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल लिप्स लूप, ठीक है। और इसमें से कुछ आयन रिलीजिंग भी हैं, आयन रिलीजिंग में कौन सा? कॉपर आयन। कौन से? कॉपर आयन रिलीजिंग। उनका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है क्या? कॉपर टी का, कॉपर 7 का, मल्टी लोडेड 375, ठीक है। कॉपर टी शेप का होता है, नीचे हल्की थ्रेड सी होती है, उसको इंसर्ट कर दिया जाता है। अब वो बॉडी में आपके जाके कॉपर आयंस रिलीज करेगा, जो कि स्पम्स की मोटेलिटी को रोक देता है।
इससे स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएगा टारगेट ओवा के पास, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये देखो लिखा भी है, स्पर्म की मोटेलिटी को ख़त्म कर देगा, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देगा स्पर्म की। ठीक है जी। नेक्स्ट बात आती है नेक्स्ट है हार्मोनल रिलीजिंग आईओडीज। ऐसे आईओडीज जो क्या करें, हार्मोन्स रिलीज करते हो, जो क्या करते हो, हार्मोन्स रिलीज करते हैं। कैसे हार्मोन्स रिलीज करते हो, कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हो, प्रोजेस्ट्रॉन्स वाले हार्मोन, मतलब प्रोजेस्टेट हार्मोन, LNG20s। ठीक है, ये क्या काम करती है, ये काम करती है यार सर्विक्स जो होता है उसको नॉन स्टेराइल बना देता है। ठीक है, और क्या करेगा, यूट्रस को ये इम्प्लांटेशन नहीं करने देगा, यूट्रस को ये इम्प्लांटेशन ही नहीं करने देगा। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो वो आगे डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि इम्प्लांटेशन क्या है, इम्प्लांटेशन वो है जब मोरुला और ब्लास्टुला के स्टेज में चीज़ें आके यूट्रस में अटैच हो जाएं, यूट्रस की वॉल में ऐसे इम्बेड हो जाए, अंदर धंस सी जाए। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन, इसको ना होने दे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ओरल पिल्स की। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फोर्थ चीज़ है क्या है, ओरल पिल्स। नेक्स्ट है ओरल पिल्स। ओरल का मतलब आप सभी जानते हो जी, आपका ओरल टेस्ट होगा मतलब मुंह से। ओरल पिल्स का मतलब ऐसी दवाएं जो मुंह के थ्रू ली जाए, मतलब थ्रू माउथ, थ्रू माउथ। ठीक है, थ्रू माउथ। तो इसके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, इसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। इसके एग्जांपल की मैं बात करूं तो इसके एग्जांपल में क्या क्या हो जाएगा, यही प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स वाले ओरल पिल्स, या फिर प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन दोनों कंबाइंड हो, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन हो, दोनों कॉम्बो हो। और क्या हो सकता है इसमें, और इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, ये हमको या तो दो तरीके की होती हैं टैबलेट्स जो कि ओरल पिल्स, एक वीकली होती है जो वीक में एक लेना पड़ेगा जो ओव्यूलेशन को रोक दे, या तो एक होती है डेली बेसिस पे। तो इट कैन बी टेकन डेली ऑल्सो फॉर 28 डेज, 21 डेज, 21 दिन तक रेगुलर लीजिए। फ्रॉम विद इन फर्स्ट 5 डेज, मतलब जिस दिन पहले 5 दिन से, मतलब वो मेंस्ट्रुएशन फेज से पहले 5वें दिन से किसके, मेंस्ट्रुएशन के। ठीक है, और गैप ऑफ 7 डेज, और 7 दिन का गैप दे दीजिए, 7 दिन का गैप देना पड़ेगा, इस टेकन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरेशन में 7 दिन का गैप दे दीजिए, डेली पिल्स ना खाइए। नेक्स्ट क्या है, और ये करेगा क्या, ये प्रिवेंट करेगा ओव्यूलेशन ही नहीं करने देगा और इम्प्लांटेशन रोक देगा। अब सोचो ना, पहली चीज़ तो ये एग रिलीज ही नहीं होने देगा। ठीक है, एग ही नहीं निकलेगा तो मिलेगा कैसे, तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। अगर बाई चांस फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। ठीक है, और अल्टर द सर्विकल म्यूकस, या तो और क्या करेगा, सर्विकल म्यूकस को रोक लेगा। होगा क्या कि भाई कोई चीज़ मोटाइल कब होगी, मान लिया कि स्पर्म के पास फ्लैजिला टाइप की टेल होती है, तो जिससे वो मोटाइल है, मतलब कि मूवमेंट कर सकता है, लेकिन यार मूवमेंट तभी इंसान कर सकता है जब वो कैसा हो, लिक्विड स्टेट में हो या फिर गैसियस स्टेट में हो। लेकिन जब वहाँ पे नॉन स्टिकी सब्सटेंस, तो भाई उसके तो फ्यूल ही खत्म हो जाएंगे ना, दैट इज कॉल्ड सर्विकल म्यूकस का एब्सेंस। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बात किया था सहेली की, तो सहेली इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट टैबलेट, सहेली इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट टैबलेट जो कि नॉन स्टेरॉइडल होती है, जो क्या प्रिवेंट करवाती है, जो आपको वंस इन अ वीक लेनी पड़ती है। ठीक है, नॉन स्टेरॉइड है ये, जो कि वंस इन अ वीक लेनी पड़ती है, हफ्ते में एक बार। ठीक है, इसके बाद आती है, 5वां आता है हमारा इम्प्लांट्स। ये इम्प्लांट्स क्या है, ऐसे आप समझिएगा कि हार्मोनल टाइप की कैप्सुलेटेड चीज़ें होती हैं जो कि फीमेल के क्यूटेनियस स्किन पे इंसर्ट कर दी जाती है। ठीक है, अब वो इंसर्ट रहेगा 20-22 दिन के लिए, डिपेंड करता है कितने दिन वाला आप लगवा रहे हो, वीकली लगवा रहे हो, मंथली लगवा रहे हो। वो आपकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज करता है, आयंस रिलीज करता है, जिससे क्या है कि फर्टिलिटी, या फिर मैं बात करूँ फर्टिलाइजेशन की, तो जो कि फर्टिलाइजेशन को कम्प्लीटली अवॉइड करवा देता है। तो क्या कर देखो, वर्क्स ऑन द सेम वे एज पिल्स, जैसे पिल्स होती सेम काम करता है, उसी सेम हार्मोन रिलीज करेगा। इफेक्टिव पीरियड इसका लेकिन ज़्यादा होता है देन पिल्स।
मतलब जो आप पिल्स ओरल पिल्स लेते हैं उससे ये ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इफेक्टिव पीरियड इज हायर देन दैट ऑफ पिल्स। ठीक है जी। और इनको यूज़ करने का तरीका, इनको यूज़ कैसे करना है, और यूज ऑफ इम्प्लांट्स और आईयूडीज विदिन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस इज वेरी इफेक्टिव। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप अनवांटेड 70 जो पिल्स आती है, अगर आप 72 आवर्स के अंदर लेते हो तो इफेक्ट करेगा, लेकिन अगर उससे बाद लेते हो तो वो प्रेगनेंसी को और हेल्प करेगा करवाने में, क्योंकि वो भी प्रोजेस्टेरोनल यानी कि हार्मोन्स की ही पिल्स होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है छठवां तरीका। छठवां तरीका क्या है? छठवां तरीका जान लीजिए। छठवां तरीका है सर्जिकल मेथड। जस्ट अ सेकेंड। छठवां तरीका कौन सा है? छठवां तरीका है कंप्लीटली हटवा ही देना, मतलब यानी कि छठवां तरीका इज सर्जिकल मेथड। ठीक है जी। सर्जिकल मेथड इज 6 टाइप। इसमें क्या है? इसमें हम कंप्लीटली रिमूव ही करवा देते हैं। देखिए, अच्छा इसे बताया नहीं है, ठीक है मैं बता देता हूँ। ठीक है। इसमें होता क्या है समझिएगा। सर्जिकल मेथड में 2 तरीके की सर्जरीज होती हैं। एक होती है अगर अगर मैं बात करूं फीमेल की, फीमेल का फैलोपियन ट्यूब, स्पेलिंग वेरी कर सकती है उसकी, चिंता मत करिएगा। फीमेल की फैलोपियन ट्यूब जो है उसको सर्जिकली उसको काट दिया जाए, एंड दैट सर्जरी इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग तो अलग अलग जगह वेरी कर सकती है। अगर यही चीज याद रखिए, मेल में अगर वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाए, मेल में वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाए, मेल में वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाए, तो इधर मैं लिख दे रहा हूं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज वासेक्टोमी। वासेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वास्ट डिफरेंस, रिमूवल ऑफ वास्ट डिफरेंस। ठीक है जी, इट्स कॉल्ड वासेक्टोमी। अच्छा एक चीज और बता दे रहा हूँ बोनस, कंप्लीटली रिमूवल ऑफ कंप्लीटली। अच्छा एक और जान लीजिए क्या होता है हिस्टेक्टोमी। क्या होता है हिस्टेक्टोमी? हिस्टेक्टोमी क्या है जान लीजिए। हिस्टेक्टोमी इज द कंप्लीटली रिमूवल ऑफ यूट्रस। फीमेल के यूट्रस को कंप्लीटली निकलवा देना, जिसको आम भाषा में बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बच्चा दानी को निकलवा देना, कहलाता है हिस्टेक्टोमी ऑपरेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, दैट इज एसटीडीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, या फिर मैं बोलूँ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। इनमें से सबसे खतरनाक और सबसे मोस्ट वाइड क्या है? एक्सेप्ट फॉर HIV इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी, genital herpes, other disease are completely curable if detected earlier and treated properly। कह रहा है कि केवल, कह रहा है एक्सेप्ट HIV इन्फेक्शन को छोड़ के, चाहे हेपेटाइटिस बी हो, चाहे जेनाइटल हर्प्स हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप इसको अर्ली बहुत मतलब जल्दी स्टेज में अगर इसको आप जान लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, तो इसको हम कंप्लीटली क्यूरेबल पॉसिबल है। ठीक है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर। याद रखिएगा इनके अर्ली सिम्टम्स बड़े छोटे होते हैं। अर्ली सिम्टम्स में इनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? अर्ली सिम्टम्स में याद रखिएगा इनमें क्या क्या आती हैं? इचिंग, खुजलाहट, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन। फ्लूइड डिस्चार्ज मतलब अब नॉर्मल लिक्विड का निकलना, स्लाइटली थोड़ा बड़ा पेन होना, और स्वेलिंग, सूजन आना एक्सेट्रा इन द जेनाइटल ऑर्गन्स। ये जेनाइटल ऑर्गन्स में ये सारी चीज़ें होना आर द माइनर सिम्टम्स ऑफ दीज डिजीजेस। ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो बताया है, थोड़ा सा मैं जिक्र कर दे रहा हूँ HIV के बारे में। अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड एड्स डे होता है दिसंबर में, 1 दिसंबर।
HIV क्या है, याद रखिएगा, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं। इसको सिंप्लीफाइड वे में, ठीक है। इस वायरस के कारण जो डिजीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्स, AIDS, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। होता क्या है, इंसान कभी भी एड्स के HIV वायरस की वजह से नहीं मरता। इसके कारण जो आपकी हेल्पर टी सेल्स हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है WBC की हेल्पर टी सेल्स, उसको ये खत्म कर देता है। तो होता क्या है, जो आपकी बॉडी छोटे मोटे वायरसेस, रेट्रो वायरस, राइनो वायरस जो जुकाम खांसी के होते हैं, उनसे भी कंप्लीट नहीं कर पाता, उनको भी नहीं हरा पाता, उन्हीं से इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है। दे आर डेडलीस्ट वन। नेक्स्ट वन इज इनफर्टिलिटी। याद रखिएगा, दिस टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब ऐसी जोन में है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जिक्र करना, क्योंकि इनफर्टिलिटी का आजकल जो फूड हैबिट्स चल रही है, डेली रूटीन्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें याद रखिएगा, इनफर्टिलिटी में एक टर्म आता है आर्ट, जो कि क्या कहलाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आर्ट। इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जाइगोट और एम्ब्रियो को 8 सेल के ऊपर, जिसको हम 8 सेल के ऊपर क्या बोलते हैं हम लोग, 8 सेल के ऊपर की सेल्स को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है, यानी कि आम भाषा में मोरूला, जो कि फेलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं हम लोग, इंसर्ट कर देते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग जिफ्ट, ZIFT, ठीक है। एंड ZIFT का फुल फॉर्म क्या है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, क्या बोलते हैं इसको, लोग इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, याद रखिएगा, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ जिफ्ट, ठीक है जी। एंड एम्ब्रियो, याद रखिएगा, एंड एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स, एम्ब्रियो जो कि 8 ब्लास्टोमेयर्स से ज़्यादा हो, इसको हम लोग बोलते हैं लेट मोरूला इनटू द यूट्रस, इसको कहाँ कहें, यूट्रस में डाल देना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं IUT क्या है, इंट्रा यूट्रस ट्रांसफर, क्या, इंट्रा यूट्रस ट्रांसफर, इंट्रा यूट्रस ट्रांसफर, ठीक है जी। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है क्या, चलिए यहाँ तक की बातें क्लियर है आपको, चलिए यहाँ तक की बात क्लियर है क्या, चल नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं, जो कि बड़ा फेमस है, टेस्ट ट्यूब बेबीज के प्रोग्राम के अंदर आता है, क्या कहलाता है, इसको आम भाषा में हम लोग कहते हैं IVF टेक्निक। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत क्या आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आता है गिफ्ट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आता है क्या, गिफ्ट क्या है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और किसी को ICSI भी बोलते हैं या फिर AI भी बोलते हैं, ठीक है। ICSI क्या है, इंट्रा सेलुलर सीमेन, ऐसा कुछ कहते हैं, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये जरूर मैं बता सकता हूँ AI क्या है। AI इसको हम लोग और भाषा में, गिफ्ट को हम लोग और क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है, जो आर्टिफिशियली हम लोग इंसेमिनेट करवा लें, ठीक है जी। चल, तो ये था हमारा आज का रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो हमने क्विक रिवीजन करवा दिया आप सभी को। उम्मीद करते हैं लगभग हमने सारे तो नहीं, बट हाँ मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हमने इसमें इस शॉर्ट नोट्स के थ्रू हमने कवर करे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपका जरा भी कोई सुझाव हो या फिर कमेंट कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। उम्मीद करेंगे कि हम मतलब उस डाउट को आपको नेक्स्ट लेक्चर में लाके उसको इलेबोरेट करके समझा सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप यहाँ तक जेन्युइनली देखे हो तो आपको करना है कि आप सभी को पता है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है
सब्सक्राइब अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन उसको जरूर भेज देना जिसको ज़रूरत हो। और ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल पे रुकिए, देखिए वीडियो, थोड़ा सा आपका एक लाइक एक कमेंट बहुत मोटिवेट करता है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट वन शॉर्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे हेल्दी।